Hello students, let's start our next chapter, that is physical features of India. In this chapter we will understand about the various physical features of our country, that is mountains, plains, plateaus, deserts and island. While reading this, we will also learn how they have been formed. Now, we all know that India is a large landmass which is formed during different geological periods, which has influenced its relief, and this massive formation undergo number of processes. Now students, एक word है यहाँ पर मैंने यूज़ किया है जो geological periods. Geological periods क्या हैं? These are the geological events that took place from place to place, and on the basis of which geologists try to calculate the earth's history, or you can say the age of the earth. अब ये जो हैं इवेंट्स, ये कैसे भी इवेंट्स माने जा सकते हैं. अर्थक्वेक, volcanic eruptions, weathering, erosion, chemical weathering, mechanical weathering, deposition, anything. तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इनके बेसिस पे ये जो है 1 ईयर 2 ईयर नहीं ऐसे कैलकुलेट होता है कि 1 साल में आप कोई जियोलॉजिस्ट बता देगा कि अर्थ की क्या एज है. इसके लिए क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेसेस होते हैं, जो जियोलॉजी के इवेंट्स होते हैं ये काफ़ी स्लो प्रोसेसेस होते हैं और इनका रिज़ल्ट हमें कई 100 साल में, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद देखने को मिलता है, या हज़ारों साल के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल पीरियड. नाउ जो ये मैसिव फॉर्मेशन है, मैसिव फॉर्मेशन क्या है? इंडिया इतना बड़ा, इंडिया एक कंट्री बन गया है, तो ये एक मैसिव फॉर्मेशन है. और ये बनने के लिए जो इसने जो डिफरेंट प्रोसेसेस हुए हैं वो स्टेप बाय स्टेप्स हैं. उनके स्टेप्स क्या हैं? लाइक पहले फर्स्ट इज वेदरिंग. वेदरिंग प्रोसेस क्या है? वेदरिंग मीन्स break down of the bigger rocks into the smaller rocks or the small piece of stones. It can be caused by any of the agent like water, air, chemicals, plants, animals, including us. अब आप वाटर इरोजन जानते हो, वाटर से कैसे हमारा जो है बिग रॉक्स जो हैं वो स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. और एयर का आपको पता है, केमिकल्स का भी आपको पता है, प्लांट से कैसे हो जाता है. एक्चुअली जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, उनके बीच में पेड़ उग जाते हैं ना, तो जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो जो है रॉक्स को जो है क्रैक्स डाल देते हैं. उसकी वजह से वो जो प्लांट जो रॉक में ग्रो करता है तो उनकी प्लांट की रूट्स की वजह से रॉक में क्रैक आ जाते हैं. और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, बारिश का पानी या लाइक थंडर स्टॉर्म्स एंड सो ऑन, तो इससे क्या होता है, वो जैसे कोई जानवर आया उस प्लांट को खींच के खा के चला गया, तो जब वो खींचा तो उसकी रूट्स के साथ उसके टुकड़े भी आ गए. तो इस तरीके से जो ये है प्लांट कॉजेस वेदरिंग. और एनिमल्स मैंने अभी आपको बता दिया, प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम जोड़ के कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है वेदरिंग कैसे होती है. वेदरिंग अगेन इट इज़ ऑफ 2 टाइप, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग जो है again it is a breaking of big rocks into the little ones, which is caused by like frost, ice, plant roots, running water, sun heat. और chemical weathering क्या है? Chemical weathering involves the changes that some substances can cause in the surface of the rock. वो कैसे? कुछ substances हमारे rock surface में कैसे changes कर सकते हैं? like रॉक की शेप चेंज हो जाना, बड़ा रॉक छोटा हो गया, या एक साइड से बिल्कुल घिस गया, या एक तरफ से ऐड ऑन होता चला गया डिपॉजिट, और रॉक के साथ कुछ और मिट्टी और ये सब जो है और छोटे छोटे स्टोन्स आके जुड़ते गए और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी पे डस्ट वगैरह सब पड़ती गई और मिट्टी पड़ती गई, तो फिर वो रॉक का पीस बड़ा हो गया. तो चेंज इन द शेप एंड कलर. अब कलर कैसे चेंज होता है? Color and shape can be changed by carbon dioxide, oxygen and other acids. अभी आप सुनते हो ना एसिड रेन हो गई है, तो दिस एसिड रेन, ये जो वर्ड है, इट चेंजेस द कलर ऑफ द रॉक्स. अब एक
अच्छा सा एग्जाम्पल है, आगरा में ताजमहल है। हम सब ने बचपन में पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ रहे होगे कि संगमरमर के जो पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से जो है ताजमहल बना हुआ है। अब जो ताजमहल का कलर लाइक बिफोर फ्यू इयर्स गवर्नमेंट ने देखा कि वो जो है वो वाइट से ऑफ वाइट हो चुका है। तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि वहाँ के एरिया में ताजमहल के नियर बाई 10 to 15 किलोमीटर्स के जो एरिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, उन सब का धुआं जो था दैट, और जो डस्ट वहाँ से निकलती थी, सारा केमिकल्स जो निकलते थे, दैट दोज आर द मेन कॉज। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि इतने एरिया के बीच में जितनी भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसको नुकसान कर रही हैं, तो उसको बंद कर दिया जाए। सो ये जो चेंज इन कलर है, इट इज़ द केमिकल वेदरिंग। नाउ आफ्टर वेदरिंग इरोजन टेक्स प्लेस। इरोजन क्या चीज़ है? ये जो वेदर्ड रॉक्स हैं, इनको नेचुरल फोर्सेस जब अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। नेचुरल फोर्सेस यू ऑल नो कौन कौन से होते हैं? एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ विंड, आइस एंड वेव्स। आई अटैच्ड वन इमेज of water induced erosion, and then process after erosion is deposition. डिपोजिशन को अगर आप ध्यान से देखो, दिस वर्ड डिस्क्राइब्स इटसेल्फ। डिपोजिशन का मतलब डिपॉजिट होना। क्या चीज़ डिपॉजिट हो रहा है? जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है वो कहीं तो जाके इकट्ठी हो रही है ना, तो डिपोजिशन का मतलब इकट्ठा होना। सो इट इज़ द एंड एक्टिविटी ऑफ द इरोजन। और इस एक्टिविटी में जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंची हैं वो वहाँ जाकर दूसरी जगह पर इकट्ठी होती हैं। दिस मे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड मास or plateau, or it may lead to the formation of new rock or delta. So this process is called deposition. Now you can understand about the physical activities which India gone through. अब द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डिड वी ह्यूमन केम टू नो अबाउट इट। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होता है, सॉलिड एविडेंस। किसी चीज़ को हम बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि धरती ऐसे बनी, आज से 1000 साल पहले ऐसी थी, 100 साल पहले ऐसी थी, बट देयर मस्ट बी अ सॉलिड एविडेंस बिहाइंड दैट जिसको हम प्रूव कर सकें। सो फॉर दिस साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थियोरीज। अब ये थ्योरीज कौन सी थी? इनमें दो मेजर थ्योरीज थी। फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, द अनदर वन इज थ्योरी ऑफ गोंडवाना एंड अंगारा लैंड थ्योरी। सो लेट्स मूव विद आवर फर्स्ट थ्योरी, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती हैं? लिथोस्फीयर प्लेट्स एक्चुअली। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, our earth crust has been formed out of 7 major and some minor plates, and movement of these plates leads to folding, faulting and volcanic activities, which is the cause of change in position and size of the continents over millions of years. अब किसी भी लैंड मास का साइज या शेप कई मिलियन सालों के बाद चेंज दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है? किसी भी अर्थ के किसी भी पोर्शन का एकदम से जो हम कुछ सालों के बाद जब हम चेंज देखते हैं तो हम कहते हैं अरे 100 साल पहले ऐसा था, अच्छा आज ऐसा है। तो ये चेंज कैसे हुआ? ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। वो हमें आंखों से ऐसे नहीं दिखता कि आज क्या हुआ और कल में डिफरेंस, आज और कल के एक्टिविटी में डिफरेंस दिख रहा है। तो ये 100, 200, 1000 साल बाद ऐसे दिखाई देते हैं। नाउ इट इज़ the result, actually it is believed that it is the result of plate movements. So these plate movements are classified into 3 basic types. The first is convergent boundary. अब जब दो plates एक दूसरे के पास आते हैं, when two plates come close by, then they form convergent boundary. Now this convergence leads to earthquake, क्योंकि जब plates एक दूसरे के पास आती हैं तो अर्थक्वेक आता है धरती में। अर्थक्वेक इज़ द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। एंड इन द सेम वे हिमालयाज़ किसके रिजल्ट है? हिमालयाज़ आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब जब यही जो हैं टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं
देन दे फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब दूर जाने से क्या होता है, इनके आपस में जो बीच में जो है गैप बन जाता है, और ये जो गैप है अगेन इट क्रिएट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ physical, or you can say relief feature on the earth crust. Third is transform boundary, or when these tectonic plates slip past one another, then they form transform boundary. So students, as these plates move, they build up stress and the rocks above collides, or sometimes large chunks of soil get separated. This movement of plates have changed the position and the size of continents over millions of years. Most of the volcanic and the earthquake activities takes place along the plate margin only. ये क्यों? क्योंकि जब प्लेट टकराएंगी या दूसरी तरफ को मूव करेंगी तो ये समटाइम्स दीज प्लेट्स क्रम्बल और मे स्लाइड अंडर वन अनदर। तो इस तरीके से क्या होता है, इन्हीं में इनकी प्लेट मार्जिन्स पे ही मैक्सिमम अर्थक्वेक और या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है नियर द पैसिफिक रीजन। तो पैसिफिक एरिया के पास जो ये एरिया है, ये पूरा का पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से हम इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, अर्थ प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, इनके मार्जिन पे ही मैक्सिमम वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती हैं। However, in certain cases, volcanic and the earthquake activities are seen within the plates. Within the plates का मतलब प्लेट मार्जिन पे नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स के मार्जिन पे नहीं एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट के बिल्कुल बीच में कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वॉल्केनिक और अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हवाई आइलैंड। इट एक्ट्स एज अ हॉट स्पॉट एंड आई हैव शोन दिस द इमेज ऑफ हवाई आइलैंड हियर। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ मार्जिन्स वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ आर सीन विद इन द प्लेट्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड थ्योरी, and this is the Gondwana land, Angara land and Tethys Sea theory. Now according to this theory, previously all of the earth is a single landmass called Pangaea and it lies within the Peninsula. What is Peninsula? It is the ocean body surrounding Pangaea. So slowly and gradually Pangaea started to divide, with northern part as a Angara land and the southern part as a Gondwana land. और जो इसके बीच का रीज़न था वो इट इज़ कॉल्ड एट दैट टाइम इट वाज नोन एज टेथिस सी। अब जो नदर्न पार्ट था अंगारा लैंड, वो बहुत स्मॉल लैंड मास था, छोटा सा टुकड़ा था, वेयर एज सदर्न पार्ट इज़ अ ह्यूज land mass called Gondwana land mass, and with the gradual deposition from both the sides young-fold mountains are formed, which are known as present day Himalayas. So we attribute the formation of Himalayas from Tethys river only. अब पेंजिया का मतलब क्या है? पेंजिया रेफर्स टू ऑल द अर्थ। जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हमारी धरती थी तो पूरा एक लैंड मास था, उसके इतने सारे टुकड़े नहीं थे, तो वो जो पूरा एक लैंड मास था उसी को पेंजिया बोला गया। अब जो ये आपके स्क्रीन में ये जो इमेजेस हैं, ये 3 डिफरेंट इमेजेस हैं। फर्स्ट इमेज में दिखाया गया कैसे जो है बिग लैंड मास लाइक पेंजिया कैसे टूटा और टेथिस सी ने बीच वाला एरिया कवर करना शुरू किया और कवर किया भी, और जो नदर्न पार्ट था दैट इज़ अंगारा लैंड, वो काफ़ी स्मॉल लैंड मास था, और जो सदर्न पार्ट था दैट इज़ गोंडवाना लैंड मास, वो काफ़ी बड़ा लैंड मास था। उसमें काफ़ी सारे टुकड़े, जब ये डिवीजन हुआ तो काफ़ी सारे टुकड़े अलग अलग हो गए और अलग अलग तरफ को ड्रिफ्ट होने शुरू हुए धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और लास्ट इमेज में हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो पहले जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो पीस था वो धीरे धीरे कर कर अपनी स्पीड से वो नदर्न साइड में मूव होता गया, और क्योंकि इंडियन प्लेट का साइज़ बहुत छोटा था और यूरेशियन प्लेट का साइज़ आप देख सकते हैं इस इमेज में काफ़ी बड़ा है, तो जब वो उससे टकराया तो उसका मूवमेंट रुक गया। जनरली ऐसा ही होता है ना, बड़ी चीज़ से जब कोई छोटी चीज़ टकराती है तो उसका स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है। तो सेम थिंग हैपन्स हियर। अब बट वी स्टिल बिलीव, और यू कैन से जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट स्टिल बिलीव दैट जो इंडियन प्लेट है वो
it is still moving. Like जो young fold Himalayas हैं, they are unstable and they are still growing only. Now, as we have seen in the beginning, that this Gondwana landmass comprises of many countries like Africa, South America, Indian subcontinent is also a part of Gondwana land only in the beginning. Arabia, Antarctica, Australia, Madagascar, New Guinea, and so on. So this Gondwana landmass was a single landmass once upon a time, and what happened was that the crust broke into number of pieces, and every piece started drifting apart, as you have seen in this pic. And like America moved towards west, Antarctica went towards south, India and Australia moved towards north and east, and at that time India was a part of Australian plate. We got separated from Australia as well after millions of years, and again after many years India got keeps on moving towards north direction only, and got collided with Eurasian plate, which was much larger than Indian plate. And before this collision there was all water in between Indian plate and the Eurasian plate, and this water body was named as Tethys Sea. So all the sedimentary rocks which were there at the bottom of the sea started folding up. As a result, Himalayas were born. And we can see now that the land was uplifted in the northern India. ये तो आप देखते ही हो. With the help of map you can see, इसको अच्छे से अगर आप देखोगे तो northern India जो है, it was a kind of uplifted land, but huge depressions are there in the northeastern side. That means lowland, which over the time got filled with the depositions brought by the rivers from the northern mountains. Now, Himalayas are the most recent landforms, and hence they are also at the high risk when it comes to earthquakes, because this land is not stable, unlike peninsular region, which is a complete land block broken from the Gondwana landmass. On one side, Himalayas are unstable zone, but they are still very rich in alluvial soil. Alluvial soil is actually formed from fast-flowing rivers and the Himalayan mountains. Consists of high peaks, and these high peaks generates lots of ice, glaciers, and when it melts and comes rushing down, passing through deep valleys and making huge cuts in between the mountains, and flows all over India, like in the northern India and in the eastern India, and finally drain into the Bay of Bengal. Now we know that fast flowing rivers brings huge soil, and this is the reason that entire northern plain is rich in alluvial soil. Now one image is there in front of you, and in this image जो ये blue lines marked हैं, all are the fast flowing rivers that are coming from Himalayan region and North Himalayas. एंड क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हिमालयाज़ हैं वो अपलिफ्टेड लैंड है, एंड एज वी मूव टूवर्ड्स ईस्ट तो वहाँ पर क्या है, इट इज़ द रीजन टूवर्ड्स ईस्ट इज़ स्टिल अ लो लैंड एंड हैविंग अ ह्यूज डिप्रेशंस ऑल्सो देयर. तो ये जितनी भी मेजर रिवर्स हैं जो हिमालय से फ्लो होती हैं, दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स ईस्टर्न रीजन. वो ढलान, वो लो लैंड की वजह से ये ईस्ट साइड में मूव करती हैं, एंड देन फाइनली दीज रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. नाउ इफ वी कंपेयर Himalayas in the north with the peninsular plateau in the south, तो they both are totally different from each other, because अभी हिमालयस के बारे में हमने स्टडी किया तो हिमालयस जो हैं वो अनस्टेबल लैंड है, वेयर एज पेनिनसुलर प्लेटो इज़ अ हाईली स्टेबल लैंड. एंड हिमालयस, द कोर ऑफ हिमालयस आर लाइक composed of granite, whereas the peninsular plateau is composed of igneous and the metamorphic rocks. अब igneous rocks कौन सी rocks होती हैं? These are the rocks which are formed through the cooling and solidification of the magma, whereas the metamorphic rocks are the rocks which are formed by undergoing change in the extreme heat and pressure. Now let's study about the various physiographic divisions.
फर्स्ट इज़ योर हिमालयाज़। हिमालय को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द ईस्ट वेस्ट डिवीजन। Himalayas are the fold mountains and covers the northern border of India. Geologically, Himalayas are very young as compared to the other mountain ranges. They are the highest mountains with the most rugged mountain ranges in the world. We will not find railway establishment on the innermost Himalaya region as because of this region only, because of its ruggedness only. Its extent from Indus River in the west to the Brahmaputra in the east is about 2400 kilometer and it forms an arc of this much of distance. एक कोई सीधी लाइन या स्लैंटिंग लाइन अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट फॉर्म्स एन आर्क। आर्क का रीजन यही है कि जो नदर्न प्लेन्स हैं दे आर अपलिफ्टेड जो नदर्न रीजन है वो अपलिफ्टेड लैंड है, वेयर एज द ईस्टर्न रीजन इज़ अ लो लैंड. Now, if we talk about the width of the Himalayas, then in Kashmir region, the Himalayan range, is of 400 kilometer in width, whereas in Arunachal Pradesh, the width decreases to 150 kilometer. ये आपके सामने जो स्क्रीन पे इमेज है ये काफ़ी क्लियर है कि कश्मीर रीजन में देखिए आप इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, whereas अरुणाचल प्रदेश में विड्थ बिल्कुल कम हो चुकी है. It is about 150 kilometer only. And Himalayas are basically formed of 3 parallel ranges. These ranges are the Himalayas, the Himachal and the Shivalik. And this is also very clearly shown to you with the help of the image. Let's move with the first range, that is Himadri. Himadri range को हम लोग ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं या इनर हिमालयस भी कहा जाता है इनको. And it is the northernmost range of Himalayas. This range is single or you can say most continuous range and has the highest peaks. Average height of the peaks in this range is 6000 meter and all the important peaks are located in this range. I have given the names of the peaks along with the country where they are located and the height of these peaks in meter. Like Mount Everest is in Nepal, Kanchenjunga is in India, Makalu is in Nepal, Dhaulagiri is in Nepal, Nanga Parbat is in India, Annapurna is in Nepal, Nanda Devi is in India, Kamet is in India, Namcha Barwa is in India, and Gurla Mandhata is in Nepal. Now Mount Everest, which is the highest peak in the world, it is located in Nepal, whereas Mount Godwin Austen is the second highest peak in the world and is located in Ladakh in India. And both the peaks are the part of this Himadri range only. It is shown with the help of this image also. Himalayan folds are not symmetrical. That is why their peak dips slightly away from the center. The core of Himalayas is composed of granite. In Himadri, or you can say Great Himalayas, mountain peaks are snow covered throughout the year. No vegetation, as a result of which no vegetation grows. Here, several glaciers like Gangotri and Siachen Glacier originates from this range, which are the major source of water also. Zojila Pass is the only link between Ladakh and Kashmir. Now, La का मतलब जो Zojila, La का मतलब ही पास होता है. The next range is the Himachal range or Himachal Himalayas or the Lesser Himalayas. These Himalayas are located at the middle of the 3 parallel ranges. The height of the mountains in this range is about 3700 meter to 4500 meter and the average width is 50 kilometer. This range has the roughest terrain because it is composed of highly compressed rocks. Peer Panjal is the longest range in Himalayas or you can say Lesser Himalayas. Other ranges are Dhauladhar range and the Mahabharat range, and these ranges are the major tourist attractions. This range is also well known for the hill stations like Dalhousie and Shimla,
which lies in the Himachal Pradesh, whereas Ranikhet and Nainital lies in the Uttarakhand region of Himachal Himalayas. The most picturesque valleys are Kashmir Valley, Kullu Valley, and the Kangra valleys of this range. And the third most parallel range is Shivalik range, or you can say Shivalik Himalayas, or the outermost or the lowest range of Himalayas. The width of the mountain ranges here is about 10 to 15 kilometer, and the height is about 900 to 1100 meters. This range is built from loose sediments, or you can say unconsolidated sediments, जिसमें आपका आता है broken stones in soil, which are brought down by the fast flowing rivers which are coming from the Himalayan ranges. Thus, the valleys are covered with thick gravel and alluvium. The valleys that lies between Himachal and the Shivaliks are called Dun. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दुन्स क्या है, व्हाट आर दुन्स, और डिफाइन दुन्स. सो दुन्स आर द वैलीज दैट लाइज बिटवीन हिमाचल एंड द शिवालिक रेंजेस. फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटलीदुन. कोटलीदुन is located in Jammu region and is famous for its scenic beauty. And Patlidun, Jim Corbett National, the famous Jim Corbett National Park is located here in Patlidun, for which it is famous for. Then Mussoorie Hill Station is also located in Dehradun Valley only, which is in Uttarakhand. Now let's talk about the division of Himalayas from east to west. Now look at this image very carefully, because it shows the area between Indus and the Satluj river, which is like highlighted with the pink color, and this area is called Punjab Himalayas. Traditionally it is called Punjab Himalayas, whereas regionally J&K lies in the west and the Himachal Himalayas lies in the east. The highest peak in this region is Nanga Parbat. Now moving on to the next area, that is the area between Satluj and Kali river, is called Kumaon Himalaya. The highest peak in this region is Nanda Devi, and the famous hill stations are Nainital and Ranikhet. And the area between Kali and Tista river is called Nepal Himalayas. And the last area or the last division of the Himalaya is the Assam Himalayas, and this is the area between Tista and the Dihang river. Now in the east, the division of Himalayas are Purvanchal, or you can say eastern hills, and the mountains. अब जो ब्रह्मपुत्र है, Brahmaputra river forms the easternmost boundary of the Purvanchal region. It breaks the Himalayas and forms gorges. One of such example is Arunachal Pradesh, which lies in the Dihang Gorge. Purvanchals are beyond Dihang Gorge. Purvanchal hills are covered by thick forests and are made up of sedimentary rocks. Purvanchals are composed of Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills, and Mizo Hills. Now let's talk about famous Indian mountain passes. Mountain pass है क्या चीज़? एक्चुअली माउंटेन पास एक नेविगेबल रूट होता है थ्रू द माउंटेन रेंज और ओवर अ रिज. अब ये रूट से हमें क्या प्रॉफिट होता है? ये हमारे ट्रेड में बहुत बेनिफिशियल होता है, या आप ये समझ लो कि ये जो माउंटेन पासेस हैं दे प्लेड अ वेरी की रोल इन ट्रेड, वॉर एंड माइग्रेशन. लोअर एलिवेशंस में, जैसे हम हायर एलिवेटेड रेंजेस में माउंटेन पास कह देते हैं, ऐसे ही हम लोअर एलिवेशंस में इसको कहते हैं हिल पास. तो एक मना पास है. मना पास इज़ द हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास इन द वर्ल्ड, एंड दिस पास इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत. Now in this slide I have provided you the list of important Indian mountain passes. अब ये माउंटेन पास जो हैं ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. वैसे भी हमें जो है NCERT में कुछ माउंटेन पास दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए हैं. तो ये शॉर्ट ब्रीफ समरी है, easy to learn, easy to remember. So just go through these, learn
by heart. Now here are some interesting facts about the Indian mountain passes. First is the Dungri La Pass or Mana Pass is the high altitude mountain pass and the highest motorable road with an elevation of 18,399 feet. Jawahar Tunnel was constructed under the Banihal Pass. Shipkila is a Himalayan pass which connects India and China. Zojila Pass connects the Ladakh and the Kashmir Valley. So now this is all about today's class, students. Go through today's lecture nicely, prepare your notes well, and if you have any query, you can ask me any day, anytime.